हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट वाली जो बुक है इसके शुरू के दो टॉपिक जो थ्योरी के हैं, दो चैप्टर जिसमें से 1 मार्क के क्वेश्चन हमें मिलते हैं मैक्सिमम टाइम्स, हम उसको कवर कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट चैप्टर में आपके पास डायरेक्टली मैं बता देता हूँ 1 मार्क के 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको कई बार ये 3 नंबर में भी आया इसका क्वेश्चन, और आपने शायद अभी प्री बोर्ड्स दिए तो देखा होगा कि वो क्या करेंगे, 3-4 हेडिंग दे देंगे, कहेंगे इसका मेजर हेड या इसका सब हेड बताएं, जो हमने कल की क्लास में ऑलरेडी समझ लिया था। अब जैसे आपसे पूछा क्रेडिटर्स आर कवर्ड अंडर विच सब हेड, सब हेड बोल रहा हूँ, सब हेड मींस ट्रेड पेएबल। आपको बताया था ट्रेड पेएबल में 2 आते हैं, क्या, बिल्स पेएबल और क्रेडिट, ये तो हो गया सब हेड। उसका हेड कौन सा होता है ना, हेड करंट लायबिलिटी, उसका मेजर हेड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो आपको बैलेंस शीट का एक एक हेड सब हेड याद होना जरूरी है। आपके पास इसके लिए पेज नंबर 1.5 पे पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। जो बच्चा वीडियो से कर रहा है, आपके पास चैप्टर नंबर 1 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया होगा 4th या 5th पेज पे, आप उसे जरूर चेक करें। अदरवाइज वीडियो के एंड में कोशिश करूंगा इसको पेस्ट कर दूं। आगे चले, ऐसे ही हमने एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, स्टेटमेंट ऑफ P&L, उसमें भी आपके पास इसी तरह के कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि अगर सैलरी है, सैलरी कौन से हेड में आती है बेटा, सैलरी, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, 5 ही तो हेड बनवाए थे, कौन कौन से, सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, दूसरा क्या, चेंज इन इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस और फाइनेंस कॉस्ट। ठीक है, तो इस चीजों को, फॉर्मेट को बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि फॉर्मेट बेसिक क्वेश्चन आएगा चैप्टर नंबर 1 से, और इसमें आपको बैलेंस शीट्स बना के दिखा रखी है। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में नहीं आता हमारे पास इस बुक में से। बैलेंस शीट का क्वेश्चन आएगा बट शेयर वाले चैप्टर से 3 नंबर का आने के चांसेस हैं, जो कि अभी हम कवर करेंगे जब शेयर वाला चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में तो हमें इतना ही पढ़ना है। एक बार चैप्टर नंबर 2 में आए। अच्छा बेटा, बैलेंस शीट में वो आपको कह सकते हैं लोन फ्रॉम बैंक, वो कहां पे, कौन से, एक मिनट, कौन से सब हेड में आता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, उसका हेड कौन सा है, मेजर हेड इक्विटी। इसको थोड़ा सा ध्यान में रख के जवाब देना है। और कई बार अगर कोई कंफ्यूजन हो ना कि सर समझ नहीं आ रहा, आपको बैलेंस शीट क्वेश्चन पेपर में ही मिलेगी, कैश फ्लो वाले क्वेश्चन में मिलेगी, वहां से देख के बता देना अगर ना याद आ रहा हो। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड भी यूज करना चाहिए। आपको हेडिंग नहीं याद आ रही, कैश फ्लो वाला क्वेश्चन देखो, उसमें मिलेगी, क्या पता वहीं पे पता लग जाए कौन सा हेड है, मेजर हेड है, कौन सा सब हेड है। बस ध्यान क्या रखना है, मेजर हेड, टॉप हेड, सब हेड, सीक्वेंस जरूरी है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास जो है टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, राइट। अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें बेटा हमें कुछ एनालिसिस करने होते हैं, और एनालिसिस के बेसिस पता क्या होते हैं, जो अगले चैप्टर हमने कवर कर लिए। अगर आप किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि P&L और बैलेंस शीट को एनालाइज करना चाहते हैं, तो आपको एनालिसिस करने के लिए 4 तरीके हैं। या तो कंपैरेटिव बना लें, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, चाहे उसमें P&L हो चाहे बैलेंस शीट हो, कॉमन साइज बना लें, उसका रेशियो निकाल लें, रेशियो एनालिसिस कर लें, और उसकी कैश फ्लो पोजीशन देख लें। तो एनालिसिस करने का बेस तो यही है। एक क्वेश्चन तो इसमें ये बनता है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। क्लियर? तो उन चारों टॉपिक के बारे में 2-2 लाइनें आपको आनी चाहिए। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, वी कंपेयर द डेटा ऑफ 1 ईयर विद द अदर, क्योंकि पहले एब्सोल्यूट चेंज निकलता है, फिर परसेंटेज। एंड इन कॉमन साइज we used to check the percentage of 1 year with respect to another year। क्लियर हो गई बात। उसके बाद हमने रेशियो में क्या किया, जिसमें हम चेक करते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स एंड फाइनेंशियल वीकनेस ऑफ द कंपनी। अगर हमारे डेट इक्विटी रेशियो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं बेटा, आपको वैसे भी यूज रहेगा लाइफ में। डेट इक्विटी रेशियो का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात करें, डेट्स अपॉन इक्विटी।
आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये एनालिसिस इसका बहुत जरूरी होता है, ये एनालिसिस जरूर करना चाहिए। आगे आप शेयर मार्केट में भी अगर इन्वेस्ट करें, डेट्स का मतलब कंपनी के लोन्स बोरोइंग्स, इक्विटी का मतलब ओनर फंड। अगर डेट इक्विटी रेशियो किसी कंपनी की ज्यादा है, मान लो 5:1 है, ये कंपनी अच्छी है या बेकार है? इसमें रिस्क ज्यादा है क्योंकि इसने ऑलरेडी अपने पैसों से 5 गुना ज्यादा लोन लिया हुआ है। जितनी कम होगी उतनी अच्छी होती है। एक आइडल रेशियो मानी जाती है 2:1 कि भाई हाँ इतने तक हम हैंडल कर लेंगे। क्लियर? तो आपको रेशियो एनालिसिस करना होता है टू चेक द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ द कंपनी। अब अगर कैश फ्लो के बारे में लिखना पड़े, वो किस लिए बनाया जाता है? टू चेक द कैश फ्लो पोजीशन ऑफ द कंपनी। और वो किस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। ठीक है, ये बातें याद रहेंगी। अब ये जो एनालिसिस करते हैं, इसका एनालिसिस हम जो है 4 तरीके का एनालिसिस कर सकते हैं। एक बार हम देखते हैं कौन कौन से एनालिसिस होते हैं इसमें। पेज नंबर बताएं मुझे। यस, 2.3 एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। ये बहुत अच्छे से करना है और नीचे डिफरेंस भी है। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो हम डिफरेंस से कर लेंगे। एक्सटर्नल इंटरनल पढ़ते हैं। एक्सटर्नल एनालिसिस क्या होता है समझ लो बेटा, ऐसा ना हो टर्म्स आ जाए और याद है नहीं तो लिख ना पाए। जब आप एक फॉर्म के कंपैरिजन में किसी दूसरी फॉर्म के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है? नाम में ही लिखा है। अगर आप एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से कंपेयर कर रहे हैं इंटरनल, तो नाम ही तो बता रहा है सर। एनालिसिस मतलब चेक करना कि हम अच्छे हैं या बेकार है। बाहर वालों के साथ करा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही करा। ठीक है, एक एक लाइन ये मीनिंग की और एक एक लाइन आप इसमें से पढ़ लेंगे जो लिखी होगी। अब बात करते हैं सर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये क्या होता है? देखो क्या लिखते हैं, वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस में क्या फर्क आता है। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग पढ़ रहे हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, दिस एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स का जब एनालिसिस हो, एक ही फॉर्म का 2018, 19, 20 इसका कंपैरिजन हो रहा है, तो वो कौन सा हो गया? हॉरिजॉन्टल। ठीक है, लॉजिक बिठाना है दिमाग में। कैसे याद रहेगा सर? आपने कंपैरेटिव कॉमन साइज सीखी है, उसमें पर्टिकुलर्स, नोट नंबर 19, 20 इन दोनों को आपस में कंपेयर कर रहे हो। एक और लिख दो, उसे भी कंपेयर कर लो। तो ये वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? सीक्वेंस देखो ना, किसको किससे कंपेयर। तो ये हॉरिजॉन्टल सर नाम ही बता रहा है। समझ आ गई बात? तो हॉरिजॉन्टल में हम टाइम सीरीज के बेस पे करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 19 है तो 20 होगा, 20 है तो 21 होगा, तो ये टाइम हो गया ना। तो टाइम एनालिसिस को हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोला। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। वर्टिकल एनालिसिस is made to review and analyze the financial statement of 1 year only. हटा दो इसे। अरे भाई 1 year only, एक साल को उसी साल के किसी और डेटा के साथ कंपेयर करेंगे तो कैसे होगा? वो ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर, तो ये कैसा हो गया? वर्टिकल। तो नाम में ही तो लिखा है सर। आगे बात समझ। जब आप एक ही साल का ऊपर नीचे कंपैरिजन कर रहे हैं, कौन सा? वर्टिकल। एक साल को दूसरे साल से कंपेयर कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल। होपफुली समझ आया होगा आपको। ये बहुत सिंपल से टॉपिक है, नीचे डिफरेंस है। प्लीज इसके 2 से 3 पॉइंट जरूर करें। 3 नंबर का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है थ्योरी का। ठीक है, मैंने मार्क पहले भी कराया हुआ आपको। अब इस एनालिसिस से हमें फायदे क्या होते हैं? आए पेज नंबर 2.5 पे। इस एनालिसिस से बेटा देखो 3 पॉइंट समझ लेते हैं। हमें फायदा क्या होता है कि हमें सबसे पहले तो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी समझ आता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। दूसरा, हम अपनी एफिशिएंसी को चेक कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट है तो इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी अच्छी है, बेकार है? अच्छी है। और अगर नहीं है तो बेकार है। तो दोनों पॉइंट लिंक है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या कर सकते हैं कि हम एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं, इंटर फॉर्म कंपैरिजन। समझ आ रही बात? एनालाइज में क्या कर सकते हैं कि भाई मेरी ये
इतनी पोजीशन है, मेरे कॉम्पिटिटर की कितनी है, कंपेयर हो सकता है एनालिसिस से या नहीं। तो ये एनालिसिस के 3 फायदे। पहला, आप अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर सकते हैं। दूसरा, आप अपनी एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं। तीसरा, आप कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, अगले पेज पे आए 2.6 पे, उसे कौन कौन यूज करता है, इधर समझना बेटा टॉपिक का मतलब। किसी कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया, लाइक उसने रेशियो निकाली, उसने कैश फ्लो बना के दी। आपको फैक्ट बताऊं, किसी भी बड़ी कंपनी के सारी एनालिसिस आपको नेट पे मिल जाती है। जो उसकी एनुअल रिपोर्ट आती है ना, जिसके बेस पे आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें सारा एनालिसिस किया होता है। वो कैश फ्लो बना के देते हैं आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के देते हैं 2 साल का, बैलेंस शीट 2 साल की बना के देते हैं। इसको यूज कौन कौन लोग करते हैं? पहला तो मैनेजमेंट खुद यूज करती है। इसमें टॉपिक होगा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजेस नहीं यूजर्स। देखिए बेटा टॉपिक आगे हो सकता है या पीछे कहीं हो सकता है। 2.6 यूजेस नहीं बेटा, यूजर को फर्स्ट चैप्टर में होगा, सुन लें। कौन यूज करता है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को? एक तो मैनेजमेंट खुद यूज करती है। क्यों? उसको देखना है कि मेरे टारगेट अचीव हो रहे हैं या नहीं। 1.51 पे चेक कर लें एक बार पेज नंबर पे, क्योंकि देखो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना हो पेपर में आ जाए फिर आपका सर ये तो हमने किया मिल गया। अब वो कह रहे हैं यूजर 2 तरह के हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। मैं दोनों को कंबाइन करके बता देता। इंटरनल कौन? जो बिजनेस के अंदर के लोग बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते हैं, खासकर मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखती होगी? जरूर देखती है। क्यों देखती है? क्योंकि उसे पता है कि अगर कोई लॉसेस हो रहे हैं तो मैं यहां से चेक कर सकता हूं, प्रॉफिट नहीं हो रहे तो रीजन ढूंढ सकता हूं। मैनेजमेंट खुद करती है। क्या वर्कर यूज करते हैं? यस, अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। आउटसाइडर में कौन यूज करता है? क्या इन्वेस्टर चेक करता है? इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा चेक करा जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। उसमें रिस्क, प्रॉफिटेबिलिटी, कितना डेट है, सब कुछ चेक करेगा इन्वेस्टर को। क्या गवर्नमेंट यूज करती है टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए कि इसने सही टैक्स जमा कराया या नहीं? ठीक है। क्या क्रेडिटर्स देखते हैं? जो उधार में माल दे रहे हैं वो देखते हैं नहीं? तो देखते हैं कि भैया और उधार देने के लिए ये कैपेबल है या नहीं है। पता लगा पुरानी पेमेंट नहीं आई, तो इसको इंटरनल यूजर्स भी यूज करते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स भी यूज करते हैं। बट इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। एक बार देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं उसमें। बेटा जो मैं बातें बता रहा हूं, या तो आप इस वीडियो को लास्ट में दोबारा से देख लें, वरना एक बार देखने के बाद इसके पॉइंट्स जरूर नोट डाउन करेंगे। चलो तो देखो क्या दिया है, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की। अच्छा बेटा एक बार ये जो यूजर वाला पॉइंट बताया ना, पेज नंबर 2.6 पे भी है, पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यही तो है। इंटरेस्टेड कौन होगा? जिसने इसको यूज करना है। देखो वही पॉइंट लिखे हैं, मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट अथॉरिटी लाइक टैक्स अथॉरिटी लिख दी। ठीक है, वही पॉइंट है। तो दोनों में से कुछ भी आ जाए आंसर सेम है हमारा। क्लियर? इसके लिमिटेशन देखो क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। सबसे पहला सेकंड पॉइंट, इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब एनालिसिस करते हैं, इधर देखिए बेटा, मैंने कहा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का RFO पिछले साल 10 लाख था, इस बार 12 लाख हो गया। मैंने कहा 20% की ग्रोथ। भाई 20% की ग्रोथ एक्चुअल आउटपुट में सेल्स बढ़ी है या प्राइस बढ़ गया इस वजह से 10 के 12 हो गए? वो चेक करना जरूरी है। ये इसकी प्रॉब्लम है। ये क्या बताता है? सिर्फ सेल दिखा देता है, आउटपुट में बात ही नहीं करता। समझ रहे हैं? ये इसका एक प्रॉब्लम है। दूसरा, ये क्वालिटेटिव, ये क्या करता है? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देता है। इससे अलग है। ये क्या कर रहा है? सबसे पहला प्राइस चेंजेस इग्नोर कर रहा है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट इग्नोर करता है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, पिछले साल 10 लाख की सेल थी, इस साल भी 10 लाख की है, पर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ा है। क्या अकाउंट्स उसे रिकॉर्ड करती है? अकाउंट्स कहती है 10 लाख की पिछले साल थी, 10 लाख की इस साल है, कोई ग्रोथ नहीं। अकाउंट्स को तो क्वांटिटी से मतलब है ना, जैसे मैंने अभी कहा कि मैंने एनालाइज किस पे करा? क्वांटिटी पे। क्वालिटी पे तो नहीं करते ना अकाउंट्स बात, तो इसलिए ये भी उसका दूसरा लिमिटेशन है। ठीक है। कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बायस होती है। बायस समझते हैं?
भेदभाव हो जाता है अकाउंट्स में। कौन करता है भाई अकाउंट्स? खुद कौन बना रहा है अपनी फर्म की? ओनर खुद बनवा रहा है। कुछ भी उसे लगा कि गलत है, क्या वो उसे चेंज कराने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि उसका पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो ये कुछ 3 लिमिटेशन हमने पढ़ी। पहला क्या लिमिटेशन है? प्राइस चेंजेस को इग्नोर करता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है, क्वालिटी पे कोई ध्यान नहीं देता। और तीसरा ये क्या इग्नोर करता है? नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। आपका पर्सनल बायस इसमें फ्री नहीं हो सकता। तो थ्योरी में हमें इतना ही करना है जितना पढ़ाया, प्लीज इसे याद कर लेना। अभी के लिए इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।